बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। वो कौन खुश नसीब है जिसने 8 लाख रुपए की एक कुर्सी ख़रीदी है। उस पर तफसीली बात करेंगे और साइफ़र केस की आज समाअत थी, उसमें अहम पेश रफ्त हुई है, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले चंद एक दूसरी ख़बरें हैं। आज अगर माइशत के हवाले से देखा जाए तो शरह सूद में 22% को पर उसको बरकरार रखा गया है। अगरचे ये ख़बरें थी कि इस शरह सूद में कुछ कमी वाक़ होगी, लेकिन अभी तक 22% ही को बरकरार रखा गया है। उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मज़ाकरात जारी हैं, फ़ाइनल फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। अलबत्ता मुबस्सिरीन की राय ये है और उनका ये कहना है कि एक आध दिन में, अगरचे 18 या 19 तारीख उनकी आखिरी तारीख थी IMF की, लेकिन ये एक आध दिन में इजाफ़ा किया जाएगा उसमें और उनके स्केड्यूल में, और फिर इसमें ये फ़ाइनल हो जाएगा और पाकिस्तान को किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी काबीना में बहुत जल्द एक बड़ी तब्दीली की है। गोया कि एक बड़ा यू टर्न लिया है। अगर इतनी जल्दी ही यानी अपनी कैबिनेट से उनको इतना यकीन नहीं है, तो ये आगे चलकर पाकिस्तान की आवाम को क्या रिलीफ दे सकेंगे। ओवैस लगारी को रेलवे की वजारत से हटाकर पावर डिवीजन का कलमदान दिया गया है, जबकि ये पावर डिवीजन का कलमदान इजाफी तौर पर मुसद्दक मलिक साहब के पास था। अब मुसद्दक मलिक साहब के पास सिर्फ वजारत पेट्रोलियम रहेगी। उधर जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई हैं नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके हवाले से एक खबर तो ये आई कि ये पहले गिरफ्तार किए गए, फिर ये भाग गए और दोबारा इनको गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं। बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा इंसदाद रिश्वतस्तानी यानी एंटी करप्शन ने इनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत ली हुई थी, लेकिन आज जब वो अदालत में पेश हुए, शायद थोड़ी ताख़ीर से, तो उस वक्त फैसला हो चुका था और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया था। सो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी जिस्मानी रिमांड के लिए उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। चकवाल में नजफ हमीद साहब के खिलाफ फ्रॉड सेक्शन 468, 420 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज है। 16 फरवरी 2023 को नायब तहसीलदार के ओहदे से इन्हें मुअत्तल किया गया था और कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। और अप्रैल में इनके खिलाफ एंटी करप्शन में इनके खिलाफ केस शुरू हुआ। इनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासे और मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है। सो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत से मुबस्सिरीन की राय है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ गिरद घेरा तंग करने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए ये कोशिश है। बहरहाल आगे चलकर देखते हैं कि इसका क्या हल और सलूशन निकलता है। PTI के एक अहम रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई, उनको 15 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर हुआ है। असफंद यार वली साहब ने उनके ऊपर ये हर्जाने का केस किया हुआ था। शौकत यूसुफजई ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने पख्तूनों का 2.5 करोड़ रुपए में सौदा करने का उन पर इल्ज़ाम था। सो असफंद यार वली ने उनके ऊपर जब ये केस किया 2019 में, तो पेशावर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने आज 15 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया और असफंद यार वली के हक में ये फैसला सुना दिया गया। अब ज़ाहिर है कि शौकत यूसुफजई साहब आगे अपील करेंगे। ये जुर्माना कब अदा होता है, ये आगे अदालत में जाकर ये ख़त्म हो जाता है, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल फ़िलहाल जो फैसला हुआ उसमें 15 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर आयद हो चुका है। उधर अफगानिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और ये एक खुशाइंद बात है। जब पाकिस्तान की आर्मी पर उन्होंने वज़ीरिस्तान में मीर अली में हमला किया और ये इनके ताने बाने सरहद के उस पार मिलते हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जो तालिबान हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए ऐसे लोगों की पुश्तपनाही करती हैं, और सो तालिबान हुकूमत को भी ऐसे लोगों का कला कमा करना होगा कि जो एक बरादर इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। किसी भी मुल्क की यानी अगर जोग्राफियाई सरहदों को अबूर करने की कोशिश की जाएगी, उसके अंदर दहशत गर्दी फैलाई जाएगी, तो फिर इस सूरत में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। सो अफ़गान हुकूमत को भी, इमारत इस्लामिया की हुकूमत को भी इस पर सोचना होगा और पाकिस्तान की हुकूमत को भी, ताकि कोई तीसरी क़ुव्वत इस सूरत हाल से फ़ायदा न उठा सके। उधर इरशाद भट्टी साहब ने अपने एक व्लॉग में इस बात का तज़किरा किया है कि पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा के ऑफिस के लिए, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑफिस के लिए 6 कुर्सियाँ मंगवाई गई हैं, जिनमें एक कुर्सी की कीमत 8 लाख रुपए है। अब सोचें, अंदाज़ा करें कि जब लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, जब लोग बिजली के बिलात जमा करने से कासर हैं, बच्चों को तालीम दिलाने से कासर हैं, वहाँ अगर
ایک آفس کے لیے 6 کرسیاں منگائی جائیں اور ایک کرسی کی قیمت 8 لاکھ روپے ہو، تو آپ اندازہ کریں کہ اس عوام کے ساتھ کیا آگے ہونے والا ہے۔ حکمرانوں کی یہ علل تلل فیصلے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا اللہ آپ جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے، تو جو 3 علامتیں بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ حکومت بے وقوف لوگوں کو دے دی جاتی ہے جن کی ترجیحات ہی کچھ نہیں ہوتی۔ جب عوام کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہو رہی ہو اور ایسے میں ایک دفتر کے لیے 8 لاکھ کی کرسی منگوائی جائے، تو یہ کس طرح اس عوام کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ حکمران کس طرح عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ اور سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگ شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی نظریے اور کسی سسٹم کو درست کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو عمران خان صاحب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ یہ سارے کے سارے لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے علم بردار ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھاگنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سسٹم میں رہ کر نہ تو عمران خان ان کے لیے کوئی ریلیف دے سکتا ہے، نہ نواز شریف اور زرداری دے سکتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسی سسٹم کی بات کی جائے اور اس کسی نظریے کو پھیلانے کی بات کی جائے تاکہ وہ کوئی نظام ایسا آئے کہ جو عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کر سکے۔ آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سلمان صفدر صاحب نے بڑے مضبوط دلائل پیش کیے، اور اس وقت بڑی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے بڑی نعرے بازی کی گئی، جو کہ یقیناً وہ لوگ نہیں سننا چاہ رہے تھے وہاں کے لوگ، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑے نعرے بازی کی، اور گویا کہ ایک اعتبار سے سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں ان سے سائفر کیس کو ایک لحاظ سے شدید دھچکا پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اگرچہ ریاست کی طرف سے یہ بندوبست کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی سزا کا اعلان کیا جائے گا، جو کہ ہوا بھی ہے، اور اس کو آگے امپلیمنٹ کروایا جائے گا، لیکن اس وقت تک کے حالات سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلمان صفدر صاحب کے دلائل زیادہ بھاری ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا ان دلائل میں اتنی جان تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو اس کیس سے باہر نکال سکیں۔ یقینی طور پر یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔